हाँ, अभी तुम्हारे सामने स्क्रीन दिख रही होगी एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो उसमें जैसे कि मैंने एक पेंडुलम को स्विंग कराया था और उसके बाद इक्वेशंस लिखना सिखाई थी तुम्हें सर्कुलर मोशन में किस तरह से लिखा जाता है करके अलोंग द रेडियस। ठीक है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा एम बी स्क्वायर बार रहता है करके, एम बी स्क्वायर बाय एल को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ऐसा तो होता है एक्चुअल में ये है कि अगर हर बार पूरा शुरू से शुरू करना पड़े तो इंसान का कभी काम ही खत्म ना हो। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। अब जो मोटी बुद्धि के लोग हैं वो उन लोगों को उस वक्त भी जिनको नहीं उस वक्त समझ गया था अभी बिल्कुल भूल गए हैं, तो तुम बहुत मोटी बुद्धि के इंसान हो इसका मतलब समझ लो। ठीक, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन जिसको उस वक्त समझा हुआ होगा उसको ये चीजें देखने पर तुरंत तेजी से रिकॉल हो जाएगी, जो मैं अभी अगले कुछ मिनटों में बोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें अलोंग द रेडियस अगर इक्वेशन लिखनी रहती है तो क्या करना, हमेशा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना ठोकोगे। अगर एक सर्टेन इंस्टेंट पर एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी स्पीड अगर v है तो सेंटर की तरफ उसका एक्सेलरेशन तुम डालना v स्क्वायर बाय r। समझ गए, रेडियस ऑफ द जो उसका उस वक्त रेडियस होगा, समझ गए। और रेडियस वैसे तुम कांस्टेंट ही पाओगे, ठीक है क्या, पूरी जर्नी के दौरान उस पार्टिकल की जो पॉइंट मास है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, प्योर सर्कुलर मोशन चालू रहेगा, तुम्हारा प्योर रोटेशन चालू रहेगा, समझे क्या। अच्छा, तो अलोंग द रेडियस किस प्रकार लिखना है, अलोंग द टेंजेंट किस प्रकार लिखना है, इक्वेशंस ये चीज तुम्हें अच्छे से पता है। अलोंग द रेडियस लिखने के लिए हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा v स्क्वायर बाय r का एक्सेलरेशन पुटअप करेंगे, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय r, इस तरह से काम करेंगे। और टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग जो फोर्स रहेगी उसको एम ए लिख देंगे। जरूरी नहीं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स एग्जिस्ट करे, ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, लेकिन सेंटर के अलोंग तो कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, बिकॉज सेंटर के अलोंग तो एक्सेलरेशन रहता ही रहता है। ये बात तो पक्की है, अगर सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो सेंटर के अलोंग एक्सेलरेशन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो सेंटर के अलोंग फोर्स ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलोंग टेंजेंट के अलोंग हो सकता है फोर्स बने, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर फोर्स अगर नहीं बन रही है तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है क्या। अच्छा, तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स बने ऐसा जरूरी नहीं है, अगर बनेगी तो लिख देंगे एम ए, समझ गए क्या, फोर्स इक्वल्स टू एम ए लिख देंगे अपन। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल, अच्छा उसमें मैंने तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी किताब में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल में इक्वेशंस हमेशा लिखते हैं वो लोग, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कभी भी किसी एक्सेलरेटेड बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर तुम फोर्स लिख रहे हो तो हमेशा उसमें एक स्यूडो फोर्स उसमें लगा लेना, एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर बार, वो उतना स्यूडो फोर्स उसमें लगा कर करना फिर। और अगर जैसे बॉब के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अगर मैं इक्वेशंस अगर लिखता तो यहाँ पर जो फोर्स बैलेंस, यहाँ पर जो फोर्सेस रहेंगी वो पूरी पूरी बैलेंस रहेगी। वाई, बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू बॉब, है ना, बॉब पर ही अगर कोई एक ऑब्जर्वर अगर खड़ा हुआ है तो उसको तो बॉब रेस्ट पर ही दिखेगा ना, तो उसका तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो इन दैट केस जो इक्वेशंस बनेंगी वो फोर्स बैलेंस के बाद इस तरह से आ जाती है कि टी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बार एल आर, जो भी बोलो, आर ही तुम्हारा जो उसकी लेंथ ऑफ द पेंडुलम है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, उसी के बराबर ही है रेडियस। खैर, तो ये इक्वेशंस वगैरह किस प्रकार लिखनी है ये सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। जो तुम्हारी किताब में जो चीजें लिखी है अब उस पर आते हैं, ठीक है क्या। अब देखो, अगर एक मान लेते हैं रोड पर अगर लेट से एक कार ट्रैवल कर रही है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, समझे, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन की मदद से ही कर रही होगी। ये फोर्स अगर तुम्हारे पास नहीं है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, है ना, कोई ना कोई तो फोर्स होगी ना जो सेंटर की तरफ लग रही होगी, तभी तो उसका एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ। वी स्क्वायर बाय आर उस कार का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बना ही होगा, अगर वो कार सर्कुलर मोशन कर रही है तो 101%। तो एक्सेलरेशन अगर किसी बॉडी का अगर बन रहा है तो बिना फोर्स के तो बनता नहीं है। ठीक, if acceleration is not equal to zero then how can force be equal to zero along a certain direction। तो v स्क्वायर बाय r एक्चुअली प्रोवाइड करवाया जा रहा है फ्रिक्शन के द्वारा। ठीक, तो उसमें हम लोगों ने सिंपल सादी इक्वेशंस लिखकर क्या पाया, है ना, कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है जो कार पर लग सकती है वो म्यू एम जी के बराबर है। ठीक, कायदे से वो म्यू एन के बराबर रहती है, लेकिन वो म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर था इसीलिए वो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारे पास कितनी आ गई, म्यू एम जी के बराबर आ गई। अब हम लोगों को पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स से तो कम ही रहेगी। तो उसकी मदद से हम लोगों ने ये निकाला, ये रिलेशनशिप निकाला कि जो आर रेडियस पर रहने के लिए जो एक पर्टिकुलर स्पीड हो सकती है वो म्यू आर जी से तो कम ही रहेगी, समझ गए। तो एक्चुअल में आर रेडियस पर चलने के लिए जो स्पीड हो सकती है मैक्सिमम, वो कितनी हो सकती है, वो अंडर रूट म्यू आर जी हो सकती है मैक्सिमम स्पीड की, लेकिन बातचीत की जा रही है। अच्छा, उससे अगर कम स्पीड होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन को कम दहेज देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ठीक, उसमें अब कौन आया बे इतना लेट।
ओ बाबा जी, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अगर मान लेते हैं स्पीड अगर कम है, कार की स्पीड अगर कम है, तो उस वक्त फ्रिक्शन की वैल्यू अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर जाएगी और mv²/r के बराबर ही लगेगी। समझ गए? तो एक ही रेडियस पर क्या अलग अलग स्पीड पॉसिबल है कि नहीं है? एक ही रेडियस पर मेंटेन रहते हुए क्या अलग अलग स्पीड पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, मान लेते हैं मैक्सिमम स्पीड है एक पर्टिकुलर रेडियस पर रहने की, वो कांस्टेंट है, वो अंडर रूट म्यू आर जी एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए एक हॉरिजॉन्टल रोड पर अगर मान लेते हैं कार है विदाउट बैंकिंग, अगर एक कार ट्रैवल कर रही है एक रोड पर, तो उसमें आर रेडियस पर चलने के लिए जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, अंडर रूट म्यू आर जी। रेडियस आर अगर फिक्स हो गया तो उसके हिसाब से वो मैक्सिमम स्पीड तो फिक्स हो गई। ठीक, उस स्पीड के अगर तुम ऊपर जाओगे तो वो उस रेडियस पर तो चल ही नहीं सकते। क्यों ऐसा? फ्रिक्शन अपनी औकात के बाहर कैसे दहेज देगा? समझ गए क्या? ठीक है, एक बात ऐसा। तो अगर मान लेते हैं आर रेडियस पर चलना है, तो उसके लिए क्या इसी स्पीड पर चलना रहेगा क्या, या इससे कम स्पीड पर चल सकते हैं? इससे कम स्पीड पर बेशक चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लेते हैं इससे कम स्पीड पर अगर तुम चल रहे हो, ये मान लेते हैं सॉल्व करने पर आता है 100 मीटर पर सेकंड, तो तुम 10 पे चलो, 20 पे चलो, 30 पे चलो, सब पे तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर रेडियस पे, सब पे। और अकॉर्डिंगली तुम्हारी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी जमीन के द्वारा तुम्हारे टायर पर, वो थोड़ी कम 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 लग रही होगी। समझे क्या? 10 मीटर पर सेकंड पर थोड़ी कम लगेगी 100 मीटर पर सेकंड के कंपैरिजन में, और 5 मीटर पर सेकंड पर अगर तुम चल रहे हो उसी रेडियस पर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो वेरिएबल फोर्स है, उसकी वैल्यू इसके हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। समझ गए क्या? और तुम कहाँ तक स्पीड बढ़ा सकते हो? अंडर रूट म्यू आर जी तक तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर अंडर रूट म्यू आर जी के ऊपर अगर तुम स्पीड अगर लेकर गए, तो जो स्लिपिंग है वो किस डायरेक्शन में होगी? तुम टुवर्ड्स द सेंटर नहीं जाओगे, तुम बाहर की तरफ फेंकाओगे। क्यों बाहर की तरफ फेंकाओगे? बाहर की तरफ क्यों फेंकाओगे? जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास अंडर रूट म्यू एम जी के बराबर है, ठीक, तो उसके ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती ना भाई। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास आर रेडियस अगर बड़ा हो गया, समझे, आर रेडियस अगर तुम्हारा बड़ा हो गया किससे, वो भाई मान लेते हैं जैसे अगर तुम आर रेडियस पर ट्रैवल कर रहे हो, अंडर रूट म्यू आर जी के साथ तुम ट्रैवल कर रहे हो, और लेट से अगर तुम्हारा आर जो है वो और अगर तुमने बढ़ा लिया, तब क्या होगा? जो वी है स्पीड, है ना, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, पर तुमने स्पीड नहीं बढ़ाई है। अच्छा रुको एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूँ, मान लेते हैं अभी तुम्हारी गाड़ी जो है वो अंडर रूट म्यू आर जी के साथ ट्रैवल कर रही है आर रेडियस के सर्कल पर। अब क्या होगा अगर मान लेते हैं तुमने स्पीड जो है अपनी म्यू आर जी से ऊपर कर ली, अंडर रूट म्यू आर जी से ऊपर कर ली, तब क्या होगा? तब एक्चुअल में ये होगा कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी रिक्वायर्ड उस स्पीड पर चलवाने के लिए, वो जमीन उतना सप्लाई कर नहीं पाएगी। तब क्या होगा? क्यों नहीं जमीन सप्लाई कर पाएगी? बिकॉज अगर मान लेते हैं वी स्क्वायर अगर लेट से अंडर रूट म्यू आर जी से बड़ा हो गया, यानी म्यू आर जी से बड़ा हो गया ऐसा, तो mv²/r किससे बड़ा हो जाएगा? दैट विल बी ग्रेटर देन म्यू एम जी से बड़ा हो जाएगा वो। समझ गए क्या? तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है ना एफ मैक्स की वैल्यू से बड़ी हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझे? तो ये पॉसिबल तो नहीं है। फिर उसके बाद एक्चुअल में सिचुएशन कैसी क्रिएट होगी? गाड़ी स्लिप करेगी। ठीक है क्या? इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फिर एक्ट नहीं कर रहा है। समझ गए? अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अगर सपोर्ट नहीं कर सकता गाड़ी के मोशन को एट दैट पर्टिकुलर रेडियस स्मॉल आर, तब क्या होगा? इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ऐड कर रहा है, इसका मतलब स्किडिंग होगी, स्लिपिंग होगी फिर। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन फिर एक्ट नहीं कर रहा होगा? भाई अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अगर एक्ट कर रहा होता, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लॉ है वो फॉलो हो रहा होता ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या लॉ है कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू जो लगेगी टायर और ग्राउंड के बीच में, है ना, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, जो टायर पर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी वो म्यू एम जी से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। अगर वो उससे कम अगर नहीं है, तो ये क्या चल रहा है, ये इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है। ठीक है क्या? अगर मान लेते हैं मैं किसी अलमीरा को धक्का देता हूँ, और लेट से अलमीरा और ग्राउंड के बीच में जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स जो लग सकती है वो मान लेते हैं 1000 न्यूटन है, लेकिन मैंने जो धक्का दिया वो मान लेते हैं 10,000 न्यूटन का मैंने धक्का मार दिया है ऐसा। तो अभी क्या स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा अलमीरा और
ग्राउंड के बीच में? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज अभी रिलेटिव मोशन होकर ही रहेगा, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उतनी है नहीं, ठीक है क्या, कि वो 10,000 न्यूटन को संभाल पाए। जमीन उतना सप्लाई ही नहीं कर पाएगी। क्लियर है बात? तो अगर मान लेते हैं v, अगर मान लेते हैं अंडर रूट म्यू आर जी से ऊपर हो गया, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन की जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उस मोशन को सपोर्ट करने के लिए, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ऊपर आ रही है। ठीक, तो इतना ग्राउंड नहीं दे पाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये तुम समझ लेना। ठीक, तो उसका मतलब वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब स्लिपिंग चालू हो गई होगी। ठीक, तो मेरा ये पूछना है कि स्लिपिंग किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी? अगर मान लेते हो तुम स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी से अगर ऊपर की तरफ अगर लेकर जाते हो, तब क्या होगा? लेट्स से अगर तुमने स्पीड अंडर रूट म्यू आर जी से बड़ी रखी, तब क्या होगा? सर गाड़ी स्लिप हो जाएगी बाहर की तरफ। अरे बाहर की तरफ ही क्यों होगी? जैसे v मान लेते हैं अगर तुम चल रहे हो, v स्क्वायर अभी तुम्हारे पास है अंडर रूट ऑफ म्यू कैपिटल आर जी, ऐसा, वेयर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ऐसा। क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात? ये मामला है। अभी क्या होगा, वी स्क्वायर मान लेते हैं ऐसा है, अभी क्या होगा, वी स्क्वायर लेट से तुम्हारे पास अंडर रूट म्यू आर जी से बड़ा है, समझ गए क्या? तो अब क्या होगा, सीन कैसा रहेगा? इसको तुम ऐसा करो, v मान लेते हैं मैंने ऐसा रखा, अभी क्या होगा बताओ मेरे को, v अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से बड़ा है, ऐसा। हाँ, अब बोलो मेरे को, इसको हटाओ ये सब ऐसे। सर रेडियस भी बढ़ जाएगा उसका, स्पीड बढ़ेगी तो। स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ जाएगा? अभी ये तो इनइक्वालिटी है, इसमें स्पीड बढ़ जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, ऐसा कैसे बोल सकता है तू? स्पीड अगर बढ़े, रेडियस, सॉरी, स्पीड सर अगर बाहर की बढ़ेगी, तरफ जो फोर्स लग रही है सर वी मैक्स तक बढ़ेगा मतलब वो। जैसे अगर अंडर रूट म्यू आर जी तुमने अगर कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है क्या, आ गया मानते हैं 100 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो उसमें लेट से 10 मीटर के रेडियस के लिए तुम्हारे पास 100 मीटर पर सेकंड आ रही है स्पीड, समझ गए क्या? इसको जैसे लिखकर अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो कुछ ऐसा चल रहा है मामला। यहाँ देखो, जैसे लेट से अगर 10 मीटर है तुम्हारे पास, 10 मीटर रेडियस पे मान लेते हैं म्यू की वैल्यू है तुम्हारे पास 0.3, है ना, मास की वैल्यू मान लेते हैं तुम्हारे पास कार की है लेट से 200 किलोग्राम, ऐसा। तो मेरे को बताओ वी मैक्स इस पर्टिकुलर रेडियस के लिए कितना बनेगा, म्यू आर जी, कितना हो जाता है ये, 0.3 इंटू 100, कितना आ रहा है ये, 30 मीटर पर सेकंड, ऐसा। तो अभी जो कार है जो ट्रैवल कर रही है ना, वो इस पर्टिकुलर रेडियस पर 30 मीटर पर सेकंड उठा सकती है। अगर 20 मीटर पर सेकंड से अगर वो चल रही होगी, तो इन दैट केस जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो कितनी लग रही होगी, जैसे अभी देखो फ्रिक्शन की फोर्स अभी कितनी लग रही होगी, अगर कार इतनी स्पीड से अगर चल रही होगी तो फ्रिक्शन लग रही होगी ना उस पर, फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लग रही होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बार, ठीक है, एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है, वी स्क्वायर बार है ना सेंटर की तरफ, ऐसा, ठीक है क्या? तो फ्रिक्शन की जो फोर्स रहेगी वो कितनी हो जाएगी बोलो, मास है ना, मास ऑफ द कार इज व्हाट, 200 है ना, वी स्क्वायर बाय आर, कितना हो जाएगा बोलो, 30 स्क्वायर बाय आर, आर कितना होगा, 10, ऐसा। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी, कितनी आ रही है बोलो ये, 900, है ना, 200 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 10, ऐसा। कितना आ रहा है ये, 18,000 न्यूटन, इतना आ रहा है, ठीक है क्या? अच्छा, ये मैक्सिमम स्पीड है जो कार एक्चुअल में एक्वायर कर सकती है, तो फ्रिक्शन मतलब इतना मैक्सिमम लग सकता है। अच्छा, इससे अगर कम स्पीड पर अगर कार अगर चल रही होगी, जैसे 20 मीटर पर सेकंड पर अगर कार चल रही होगी, तो जो फ्रिक्शन फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी 20 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग, वो कितनी हो जाएगी बोलो, मास टाइम्स वी स्क्वायर बाय आर, ऐसा। वी स्क्वायर बाय आर कितना हो जाएगा फिर, ये चीज कितनी आ जाएगी, 200 400 बाय 10, कितना बैठेगा ये, 8,000 न्यूटन। ये इतना वो जमीन बिल्कुल बेशक सप्लाई कर सकती है, बिना किसी दिक्कत के सप्लाई कर सकती है, ठीक है।
बिना किसी दिक्कत के सप्लाई कर सकती है। तो 30 मीटर पर सेकंड तक एक्चुअल में वो 18,000 न्यूटन एकदम आराम से सप्लाई कर रही है जो जमीन है। तब क्या होगा अगर लेट से कार की जो स्पीड है मानते हैं 31 मीटर पर सेकंड हो गई अचानक से, तब क्या होगा? कार की जो स्पीड है मान लेते हैं 31 मीटर पर सेकंड हो गई अभी। तब कैसे करोगे? तब जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे तो कितनी आएगी वो? 18,000 से बड़ी आ जाएगी, ऑब्वियस है। 30 के लिए अगर इतनी आ रही है, 18,000 आ रही है, तो जब 31 के लिए निकालोगे तो 18,000 से बड़ी हो जाएगी, है ना? तभी क्या सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि फिर उसके बाद चीजें ठीक हो जाए? सर रेडियस बड़ा हो जाएगा। अच्छा, क्या होगा रेडियस बड़ा होने से? फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन उसके इक्वल आ जाएगा, चेंज नहीं आएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन पे। मैक्सिमम फ्रिक्शन पे चेंज नहीं आएगा? अच्छा, कैसे, किस तरह से, मैथमेटिकली बताओ। अगर रेडियस अगर तुमने बढ़ा दिया तो किस तरह से फ्रिक्शन की जो वैल्यू है क्या चेंज नहीं आएगा, क्या होगा? सर फ्रिक्शन इक्वल्स टू mv²/r है, तो अगर v हाँ, बढ़ेगा तो r को बढ़ना पड़ेगा। तो एक मिनट, v बढ़ेगा r बढ़ना पड़ेगा मतलब क्या? उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू भी तो बढ़ सकती थी। जैसे मेरे को अगर मानते हैं 30 मीटर पर सेकंड पर लेट्स से तुम उसमें, अच्छा खैर वैसे ये बोल सकते हो कि भाई जो फ्रिक्शन की वैल्यू है मैक्सिमम, है ना, वो अगर mv²/r के अगर बराबर है। इसका थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्चुअल में और बताया जा सकता है। यहाँ जैसे फ्रिक्शन की वैल्यू अगर तुम्हारे पास लिखी है mv²/r, तो ये इक्वेशन तो हमेशा होल्ड करेगी ही करेगी। ठीक है क्या? फॉर अ पर्टिकुलर रेडियस r, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड v, है ना, तो ये इक्वेशन तो हमेशा होल्ड करेगी ही करेगी। ये v स्पीड है, ये तुम्हारे पास r रेडियस है, ऐसा। और फ्रिक्शन की वैल्यू तुम्हारे पास सेंटर की तरफ लग रही है, फ्रिक्शन की जो फोर्स है, ये चीज तो हमेशा तुम्हारे पास होल्ड करेगी ही करेगी। F इक्वल्स टू mv²/r हमेशा होल्ड करेगी ही करेगी। अगर फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर है ना, रेडियस को कांस्टेंट अगर रखते हुए फ्रिक्शन अगर अपने मैक्सिमम पर है, r बराबर रेडियस, है ना, और ये चीज मान लेते हैं मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ, तो जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पर होगा तब स्पीड भी इसका मतलब अपने मैक्सिमम पर होगी, मास तो चेंज वेंज होता नहीं है। ठीक है, ऐसा। अगर मान लेते हैं स्पीड अगर अपन ने बढ़ाई, तब क्या होगा? ये मैक्सिमम फ्रिक्शन तो और ऊपर जा नहीं सकता। ठीक है क्या? तब इसका मतलब रेडियस को फिर बढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसका तुम अच्छे तरीके से और इस तरह से ऐसे बता सकते थे। अगर मान लेते हैं रेडियस अगर बढ़ेगा, तब किस तरह से जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी? रेडियस अगर बढ़ा तो इन दैट केस जो हम लोगों की मैक्स स्पीड है वो एक्चुअल में बढ़ जाएगी। फिर वो जो सेफ लिमिट है ना, वो एक्चुअल में बढ़ जाएगी। अगर तुम रेडियस अगर बढ़ा लेते हो, तब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो एक्चुअल में आ रही होगी, वो अब देखना थोड़ी क्या हो जाएगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअल में बढ़ जाएगा, जितना वो तुम दे सर सकते कम हो। हो जाएगी ना रेडियस बढ़ेगा तो। नहीं नहीं नहीं, जो तुम्हारे पास अगर तुमने रेडियस अगर बढ़ा लिया, ठीक है, तो इन दैट केस मान लेते हैं अपने पास दो ऐसे रेडियाई हैं, मान लेते हैं R1 है और एक दूसरा R2 है, ऐसा। ठीक, ऐसा। तो पहले वाले रेडियस पे जो F1 जो मैक्सिमम अपने पास है अवेलेबल, कितना है? अच्छा, कार की स्पीड है अपनी वो भी वेरी कर रही है। हाँ, सर वो रिलेशन से दिख रहा है ना डायरेक्ट, रेडियस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन घटेगा। कार की स्पीड भी तो चेंज कर रहा है तू।
एक पर्टिकुलर रेडियस के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो कितनी आएगी? mv²/r। नहीं नहीं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन द सरफेस और तुम्हारे पास वो फिक्स ही है। F1 मैक्स और F2 मैक्स दोनों के दोनों फिक्स ही हैं। समझ में आ रहा है? चाहे तुम किसी भी रेडियस पर रहो, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, वो कितना है तुम्हारे पास? म्यू एम जी के बराबर है ना? ठीक है, तुम चाहे किसी भी रेडियस पर रहो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास उतनी ही रहेगी। ठीक है ये बात? अब अगर मान लेते हैं इस फ्रिक्शन के अंदर अगर तुम्हारा काम अगर नहीं हुआ तब फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल फ्रिक्शन की वैल्यू ये चीज भी रहेगी पक्का कि F हमेशा mv²/r को तो फॉलो करेगा ही करेगा। ठीक है क्या? ये पक्की बात है। तो v अगर तुम अपनी स्पीड अगर बढ़ा लेते हो, बढ़ाते 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 इस कदर तक पहुंच जाते हो कि म्यू एम जी वाली जो वैल्यू है वो लिमिट अगर तुम्हारी अचीव अगर हो गई, उसके ऊपर भी अगर तुमको अगर जाना है तो फिर क्या होना पड़ेगा? फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो भी टूटनी नहीं चाहिए और ये भी मेंटेन रहना चाहिए हमेशा। फिर तो उसमें जैसे अगर मेरे पास मान लेते हैं, अगर मैंने रेडियस अगर इंक्रीज किया, v अगर इंक्रीज हुआ, तो रेडियस को जाहिर सी बात है रेडियस इंक्रीज करके एक्चुअल में वो उसको काउंटर कर सकता है। समझे क्या? रेडियस अगर इंक्रीज हो जाए तब क्या होगा फिर? जो तुम्हारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू बन रही है, मान लेते हैं F1 बना अपने पास इतना, लेट्स से एक पर्टिकुलर स्पीड है, ठीक है ना? उसके हिसाब से अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यूज अगर कंपेयर करूं दोनों जगहों पर एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए, ठीक है क्या? तो जहां पर भाई रेडियस ज्यादा होगा वहां पर मेरे को कम फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी और मुझे यही चाहिए भी। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बड़े रेडियस पर अगर हूं तो मुझे फ्रिक्शन एक्चुअली कम लगेगा, तो यही मुझे चाहिए भी। ठीक, तो इस तरह से तुम ऐसा बोल सकते हो कि गाड़ी खुद को सेफगार्ड करने की कोशिश करेगी, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि गाड़ी अगर मान लेते हैं बड़े रेडियस के सर्कल पर अगर रोटेट करना अगर शुरू कर दे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट फिर कम हो जाएगी। जैसे अभी ये क्या बोलेगा, ये वाली गाड़ी क्या बोलेगी, अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर तुमने स्पीड अगर बढ़ाई R1 रेडियस पर अगर तुमने स्पीड बढ़ाई अंडर रूट म्यू आर जी के ऊपर, देन इन दैट केस फ्रिक्शन की जो डिमांड होगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ऊपर हो जाएगी। तो उस डिमांड को कम करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, उसी स्पीड पर अगर तुमको रहना है, सेम स्पीड पर अगर तुमको रहना है, तो तुम क्या करो, रेडियस को बढ़ा दो। रेडियस अगर तुम बढ़ा दोगे तो फ्रिक्शन की डिमांड ऑटोमेटिकली तुम्हारी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? रेडियस को बढ़ा के या घटा के सेम स्पीड पर मेंटेन रखते हुए, जैसे कि अगर तुम यहाँ देखो, मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकंड चलने पर अपने पास जो फ्रिक्शन की डिमांड आ रही है वो 18,000 न्यूटन आ रही है। ऐसा डेटा के साथ अपन सपोर्ट करते हैं। ठीक है क्या? कब? जब तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू कितना था अपने पास 0.2, और गाड़ी का मास है अपने पास 200 केजी, ठीक है, और रेडियस है अपने पास 10 मीटर। ऐसा सर तो 18,000.3 के लिए आ रहा था सर, म्यू इक्वल टू ऐसा 0.3। तो ये ऐसा डेटा है अपने पास। तो मेरा ये कहना है इतने की रिक्वायरमेंट है अपने पास फ्रिक्शन की। ठीक है क्या? अगर मान लेते हैं, और ये कौन सी गाड़ी की स्पीड के लिए आ रहा है, 30 मीटर पर सेकंड के लिए, 30 मीटर पर सेकंड पर अगर गाड़ी को अगर चलना है तो इतनी फ्रिक्शन की इतनी रिक्वायरमेंट आ रही थी। दिस वाज द मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कैन बी ऑफर्ड बाय द रोड। अब क्या होगा अगर 31 मीटर पर सेकंड पर अगर गाड़ी अगर घुसेगी, तब तब क्या जमेगा? इसी स्पीड पर मेरे को रहना है, इसी स्पीड पर मेरे को रहना है। तो तुम क्या करो, इसी स्पीड पर अगर तुमको रहना है तो फ्रिक्शन की वजह से ही जो लफड़ा हो रहा है सो हो रहा है, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट अपनी कम कर लो। किस तरह से तुम कम कर सकते हो? फ्रिक्शन की जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो mv²/r के बराबर है। ठीक है, तो तुम क्या करो, अगर मान लेते हैं तुमने उसी रेडियस को अगर इनपुट अगर रखा, जो 10 मीटर है उसी को अगर तुमने 10 मीटर अगर रखा, तब तो कचरा हो जाएगा। जैसे फ्रिक्शन
जब तुम कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ द कार तो वो तो चेंज होने से रहा। अभी मेरे को 31 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर मैंने रेडियस 10 अगर रख दिया तब तो वो तो कचरा हो जाएगा, ठीक है क्या? ऊपर क्योंकि न्यूमरेटर चेंज हो गया है ना, बढ़ गया है वो। क्योंकि 10 अगर मैंने रखा तो इस हिसाब से तो 18,000 से ऊपर हो जाएगा वो। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये 18,000 से ऊपर हो जाएगी। तो मैं ये कर रहा हूँ कि उसको 10 से कम रख रहा हूँ, उसको लेट से सॉरी 10 से ज्यादा रख देता हूँ उसको, ऐसा। अब कितना ज्यादा, कितना ज्यादा उसको रखना पड़ेगा? आर उसमें निकाल लेंगे अपन कि भाई उसको कहाँ तक अपन घसीट सकते हैं, सच दैट 18,000 न्यूटन मेरे पास फिर आ जाए। समझे कहाँ तक वो गाड़ी फेंका सकती है? ये अगर तुमसे अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे उसको? ये आर कैलकुलेट करके देख ले कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 200 है ना, ये इतना आ जाएगा 200 इंटू 31 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 वन जा 31, एक 34 341। ये ऐसा कैसे, एक सेकंड, 31 थ्री जा हो जाएगा तुम्हारे पास 93 961। चेक करो जरा 31 का स्क्वायर, ये रहेगा ना। यही है सर। तो इतना डिवाइडेड बाय 18,000, ये ऐसा, ये हो जाएगी आर की वैल्यू। समझ गए? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग देखो आर कितना आ रहा है। तो वो आर जितना भी आएगा मेरे पास उतना वहां तक के मैं फेंका सकता हूँ, इसका मतलब। समझे? इसको अगर तुम इवेलुएट करोगे तो 1800, 1920 और 1922 है ना, ऐसा डिवाइडेड बाय 180 कितना आ रहा है देखो ये। 961/90 10.67। अच्छा, ये देखो इतना आ गया ये। तो यहां तक कि वो कार कैसा फेंका सकती है। अगर इसके बियॉन्ड फेंकाएगी तब क्या होगा? आर की वैल्यू अगर और बढ़ गई फिर अच्छा है मेरे लिए। यहां तक के तो कार को फेंकाना ही पड़ेगा, क्या बोलते हो? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर तुमने 31 मीटर पर सेकंड से अपनी गाड़ी भगानी शुरू कर दी तो फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो 18,000 न्यूटन से बढ़ जाएगी। मैं ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को आर बढ़ाना पड़ेगा। जो रेडियस, जिस रेडियस पे कार ट्रेवल कर रही है, मेरे को उस रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। उस रेडियस को मैंने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कहां तक बढ़ाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा? अगर मैंने 10.67 मीटर तक अगर बढ़ा लिया है ना अपने रेडियस को, तब फ्रिक्शन वापस से मेरी हद में आ गया है। मानते हैं मेरे पास 2 लाख का बजट है, समझे क्या? और लेट से लड़के वालों ने मांगी कार और वो हो गया 10 लाख, समझे क्या? अब फिर क्या करूंगा मैं? तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये वैसे यार एग्जाम्पल है दहेज वाला ना, बड़ा गंदा सा लग रहा है मुझे देना। मैं ये बोलता हूँ कि मान लेते हैं लेट से मुझे अगर कार खरीदनी है, मेरे पास तो है भी नहीं, ठीक है, मुझे मान लेते हैं कार खरीदनी है। मेरा बजट मैंने करके रखा है लेट से 5 lakhs ऐसा। और अब यार लेकिन डिमांड ऐसी हो गई कि भाई ये वाली होना, समझेगा, कार ऐसी होना, ठीक है क्या? अब उसमें कार का वो आ गया, मान लेते 15 lakhs आ गया, ठीक है क्या? कि ये भगवान ये क्या है, अपने पास है पैसे 5 लाख और कार अपने को चाहिए 15 लाख की, तो ये तो लोचा हो रहा है ना। फिर क्या करोगे? तुम एक्चुअल में दूसरी कंट्री मूव करो, समझे? जहां पर वही डिजाइन 15 लाख का मिल रहा है, 5 लाख का मिल रहा हो, उसको तो करोगे ना कि किसी दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर अपना वो रेंज में आ जाए। समझ रहे हो? अब इससे बेहतर मैं और कैसे समझाऊं तुम्हें, ठीक है क्या? तो उसमें वो जो कार है वो एक्चुअली स्किड करेगी बाहर की तरफ। कब तक कि उसको स्किड करना ही पड़ेगा, कब तक कि उसकी स्किडिंग चालू रहेगी, है ना? कब तक उसकी स्किडिंग चालू रहेगी? तुम यहाँ देख रहे हो ना, आर को अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। जैसे जैसे तुम आर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट तुम्हारी कम होती जाएगी, ठीक। और जब तुम 9.6 सॉरी 10.67 पर जब तुम पहुंच जाओगे तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होते होते 18,000 वापिस आ जाएगी। ये तुम्हारी लिमिट आ गई। मानते तुम एक गांव गए तो वहां तुमको वही मॉडल 10 लाख का मिल रहा है, अभी भी तुम्हारी रेंज से बाहर है। अब तुम तीसरे गांव गए, दूसरे गांव गए, चौथे गांव गए, 8वें गांव गए, ऐसे जाते जाते मानते जैसे जैसे तुम दूर जाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे तुमको जो वही सेम कार का मॉडल एक्चुअल में 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख ऐसे में मिलते जा रहा है। अब तुम एक मान लेते हैं लेट से तुम 11वें गांव में पहुंच गए, 12वें गांव में पहुंच गए, लेट से एक पर्टिकुलर गांव में तुम जब आए तब वहां पर तुमको वही सेम गाड़ी सेम मॉडल वो 5 लाख में मिल रहा है। अब तुम क्या बोलोगे, वाह यहाँ तक के तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि उससे और अगर आगे भी तुम जाओगे
तो उसमें क्या है, फिर वो वही सेम मॉडल तुम्हें फिर 3 लाख 4 लाख ऐसे में भी मिल रहा है। जैसे क्या होगा अगर मैं मान लेते हैं फिर, अगर लेट से अपने रेडियस को इंक्रीज करूंगा और मान लेते हैं 15 मीटर पे अब मैं आ गया हूँ ऐसा, तो जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो सोचो कितनी और कम हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ समझ गए? तो मैं जैसे ये बोलता हूँ कि अगर मैंने 10वें गांव में मेरे को जो प्राइस है 5 लाख का वो मेरे को ऑब्टेन हो रहा है, ठीक, तो वहां तक के तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूँ, समझे क्या? तो रेडियस रेडियस को एक्चुअल में एक्सटेंड कहाँ तक होना पड़ेगा तुम्हारे पास? अगर मानते 31 मीटर पर सेकंड पे अगर तुमने गाड़ी भगानी अगर शुरू कर दी, तो रेडियस को 10 मीटर पे तुम चल रहे थे, है ना, वहां पर 18,000 न्यूटन आ रहा था 30 मीटर पर सेकंड के लिए, और उसी वक्त अगर तुमने 31 मीटर पर सेकंड अगर कर दिया, तो उसके लिए तुम्हें 0.67 मीटर्स का एक्चुअल में धक्का बाहर की तरफ एक्चुअल में वो लगेगा ही लगेगा, मिनिमम उतना तो होना ही पड़ेगा। उसके बियॉन्ड भी अगर तुम गए तो वो और अच्छी बात है, फिर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट और कम होती जाएगी। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? क्या जो अभी तक के कहा गया उसमें किसी को अगर कुछ दिक्कत या डाउट है तो बताए मेरे को तुरंत। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब तुम्हारे पास एफ मैक्स है ना, जो तुम्हारे पास एफ मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, वो अपने पास है म्यू आर जी, ठीक है क्या, ऐसा वो म्यू एम जी के बराबर है, ये तो कांस्टेंट है, ठीक। तो इफ माय स्पीड इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, देन फ्रिक्शन रिक्वायर्ड वो कितना हो गया तुम्हारे पास? इसको एक्चुअल में नोट्स को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है क्या, ऐसा कर लेते हैं, नए नोट्स तो बना ही रहे हैं अपन, ठीक है क्या। तो हॉरिजॉन्टल रोड के लिए क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल रोड पर अगर गाड़ी अगर चालू है और सर्कुलर मोशन कर रही, ठीक है क्या, ये पर्टिकुलर रेडियस आर है, यहाँ पर वो गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं वी है ऐसा, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह सब कुछ तुमको दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट तुमको दिया हुआ है, मास ऑफ द कार इज गिवन टू यू स्मॉल एम। तो मेरे को बताओ इस पर्टिकुलर रेडियस पर, है ना, इस पर्टिकुलर रेडियस पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बनेगी? एम वी स्क्वायर बाय आर। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रेडियस पर डिपेंड करेगी क्या? नहीं, उसका रेडियस से क्या काम है, ये तो फिक्स्ड है, तो कांस्टेंट है। अच्छा, तो एक पर्टिकुलर रेडियस पर मान लेते हैं जो मैक्सिमम स्पीड है वो इससे तुम्हारी फिक्स हो जाती है, ठीक है क्या, सिंस f has to be always less than f max, therefore v always has to be less than or equal to अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ठीक है, ऐसा। तो अगर मान लेते हैं v अगर तुम्हारे पास v अगर लेट से अगर तुम इतनी अगर ले रहे हो, तो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है, ठीक है क्या, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्राउंड वो कितना हो जाएगा? बराबर एफ मैक्स, ठीक है क्या, बराबर म्यू एम जी। और अगर मान लेते हैं स्पीड अगर मान लेते हैं अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से अगर बड़ी हो गई, देन दिस रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन वुड एक्सीड, ठीक, वुड एक्सीड म्यू एम जी, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है क्या, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है बात, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट्स सी जो स्पीड है अभी v नॉट है, v नॉट है, v नॉट इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, ऐसा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, अब मैं एक नए रेडियस पे जाऊंगा, नए रेडियस पे जाने पे ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक। तो जो नया फ्रिक्शन की जो वैल्यू है एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर आर डैश, ठीक, ये नया वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है क्या बात, ये नया वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है।
इसको मुझे कम से कम इसमें इससे रखवाना है, मुझे म्यू एम जी से तो कम रखवाना है। ठीक है बा, तो इसका मतलब जो भी मेरी स्पीड है ना, म्यू आर जी से जो बड़ी है, ठीक, वो मेंटेन रखते हुए अगर मेरे को मान लेते हैं नया अगर रेडियस अगर निकालना हो तो मैं किस प्रकार निकाल सकता हूँ? आर डैश हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी के बराबर। इसका मतलब क्या है? दिस implies ये चीज तुम देख रहे हो ना, वी नॉट स्क्वायर अगर तुम्हारे पास म्यू आर जी से अगर बड़ा है तो क्या तुम्हें ये नजर आ रहा है कि जो आर डैश है वो आर से बड़ा होगा? जैसे तुम ये चीज सोचो, अगर एक क्वांटिटी है तुम्हारे पास 8, वो अगर मान लेते हैं 5 से अगर बड़ी है, ठीक, वो लेट से 5 से बड़ी है, तो अच्छा इसको ऐसे नहीं कर पाओगे तुम, वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, यहाँ देखो, अगर एक क्वांटिटी है तुम्हारे पास जो 8 से बड़ी है, जो 5 से बड़ी है तुम्हारे पास, लेट से 8 कैसा 5 से बड़ा है, तो जो आरएचएस है वहां पर मैं 5 से छोटी क्वांटिटी तो रख सकता हूँ ना, तो इनइक्वालिटी चेंज तो होगी नहीं। जैसे अगर मैं 8 से 8 को ऐसा बताऊं कि भाई 8 4 से बड़ा है, ये तो काम किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, समझ रहे हो? तो यहाँ तुम देख सकते हो इस इक्वेशन के साथ, अगर मान लेते हैं वी नॉट स्क्वायर किससे बड़ा है, भाई वी नॉट खुद किससे बड़ा है, अंडर रूट म्यू आर जी से बड़ा है, ये बात तो ट्रू है ना? तो मेरे को एक बात बताओ, ये साला ऑलरेडी छोटा है, ये वाली चीज ऑलरेडी छोटी है, वी नॉट स्क्वायर तुम्हारे पास ऑलरेडी किससे छोटा है, ये किससे बड़ा है? सिंस वी नॉट इज ग्रेटर देन अंडर रूट म्यू आर जी, देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, वी नॉट स्क्वायर इससे तो बड़ा होगा, म्यू आर जी से बड़ा होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जो वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी है ना, यहाँ देखो, वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी जो है वो चीज किससे बड़ी होगी, आर से बड़ी होगी कि नहीं होगी? ये तो पक्की बात है एकदम 100%। तो ये यहाँ पर जो क्वांटिटी है आर डैश उससे बड़ा है, तो ये क्वांटिटी खुद किसी और से बड़ी, मतलब इससे छोटी क्वांटिटी यहाँ पर मैं रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, है ना? इससे छोटी क्वांटिटी आर है, उसको यहाँ पर नहीं रख सकता मैं? बिल्कुल बेशक रख सकता हूँ। भाई 8 अगर 6 से मान लेते हैं बड़ा है, तो 6 से छोटी क्वांटिटी होगी उससे तो बड़ा होगा ही होगा, नहीं? वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी, है ना, खुद तुम्हारा आर से बड़ा है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आर जो है वो छोटा है वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी से, ऐसा। तो ये तो पक्की बात है कि इससे तो छोटा होगा ही होगा पक्का, है कि नहीं? आर अगर मान लेते हैं 5, अगर मान लेते हैं 8 से छोटा है, ठीक, तो 5 से जो छोटी क्वांटिटी होगी वो तो 8 से छोटी होगी ही होगी, और तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इंप्लाइज, है ना, यहाँ पर इसके बाद फिर ऐसा लिखो डायरेक्टली, है ना, इस रिजल्ट का यूज करते हुए आर डैश विल मोस्ट डेफिनेटली बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, ये तो पक्की बात है। क्या बोलते हो? एकदम मैथमेटिकली आ गई है ये चीज, एकदम मैथमेटिकली वाया प्योर मैथ्स, ठीक, कहीं कोई बोल बच्चन नहीं। तो इसका मतलब अगर तुम्हें बड़ी स्पीड अगर बनानी है तो उसमें आर डैश को आर से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, ये तो बात पक्की है। और इनफैक्ट आर डैश की जो मिनिमम वैल्यू होगी, है ना, आर डैश मिन हैज टू बी इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो एक ये चीज एक आ जाती है, ये कंक्लूजन आ गया मेरे पास। दूसरा कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन क्या आ गया? कार स्किड्स आउटवर्ड्स, ये पहला कंक्लूजन आ गया मेरे पास। और दूसरा कंक्लूजन क्या आ गया मेरे पास? दैट द मिनिमम स्किडिंग रिक्वायर्ड, है ना, मिनिमम स्किडिंग रिक्वायर्ड इज आर डैश मिन माइनस आर, ये इतनी स्किडिंग तो रिक्वायर होगी होगी, समझे? इतना तो उसको बाहर की तरफ फेंकाना ही पड़ेगा, और ठीक है क्या?
क्लियर है बात? अब उसके बाद ये भी एक चीज ध्यान में रखना कि फॉर एनी रेडियस ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी, ठीक, वी नॉट स्क्वायर बाय म्यू जी, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी रिक्वायर्ड वो क्या होगी? फ्रिक्शन रिक्वायर्ड वुड बी लेस देन म्यू एम जी। क्या कहते हो? ठीक है बात? जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो म्यू एम जी से तो कम ही होगी अब, तो फिर उसके बाद कोई खतरा नहीं है मेरे को। समझ गए ये बातें? अच्छा, ये सारी बातें हो जाने के बाद यहां तक अगर किसी को कुछ बोलना है तो बताए मेरे को। यहां तक अगर किसी को कुछ बोलना है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोड पे इससे ज्यादा तो तुम बाल की खाल नहीं उधड़ा सकते, ये इससे ज्यादा एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्या? अच्छा, तो इसके बाद देखो, अगर तुम्हारे पास बैंकिंग आ गई, अब रोड हॉरिजॉन्टल नहीं है, एट अ सर्टेन एंगल है हॉरिजॉन्टल से, समझ गए?